नमस्कार दोस्तों, 11 सितंबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी न्यूज आज। पहली न्यूज, रेनफॉल रिकॉर्डेड इन अगस्त लोएस्ट इन 12 ईयर्स। पिछले 12 सालों में अगस्त 2021 की सबसे कम रेनफॉल हुई है। ओवरऑल 24% डेफिशिएंसी। अब आप बोलोगे सर डेफिशिएंसी 24% है तो किस बेस से इसको मेजर किया जा रहा है? तो उस बेस को बोला जाता है लॉन्ग पीरियड एवरेज। व्हाट इज दिस लॉन्ग पीरियड एवरेज? तो 1951 से लेकर 2001 के बीच में जो 50 साल हैं, इन 50 सालों में अगस्त के महीने में जो एवरेज रेनफॉल हुई है इसको आप एलपीए बोलते हो, लॉन्ग पीरियड एवरेज। और इस लॉन्ग पीरियड एवरेज के कंपैरिजन में अगर आप अगस्त 2021 की रेनफॉल को कंपेयर करते हो तो 24% कम रेनफॉल आपको इंडिया में नजर आएगी। ऐसा क्यों है? वीक मॉनसून के दो मेजर स्पेल्स देखे गए हैं देश में। एक देखा गया है 9 अगस्त से 16 अगस्त में, एक देखा गया 23 अगस्त से 27 अगस्त में। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल, एडजॉइनिंग पेनिनसुला और वेस्ट कोस्ट, हर जगह पे रेनफॉल कम। अगर ये इंडिया है तो नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल, आपका पेनिनसुलर और वेस्टर्न कोस्ट, हर जगह कम बारिश हुई है अगस्त 2021 में। साउथ वेस्ट मॉनसून का जो एक्चुअल सीजन होता है दैट लास्ट फ्रॉम 1 जून टू 30 सितंबर। और अगर आप देखें तो जून में 10% ज्यादा बारिश हुई थी इस साल, जुलाई में 7% कम बारिश हुई है, अगस्त में 24% कम बारिश हुई है। और इसका वजह क्या? वजह बताई जा रही है लेस नंबर ऑफ लो प्रेशर सिस्टम्स। आपको पता होना चाहिए लो प्रेशर सिस्टम रेनफॉल के साथ एसोसिएटेड होते हैं, हाई प्रेशर सिस्टम आप कह सकते हो स्टेबल कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उसमें रेनफॉल नहीं होती है। ये लो प्रेशर सिस्टम, हाई प्रेशर सिस्टम कैसे काम करते हैं, आप मेरी फिजिकल ज्योग्राफी की 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक जरूर देखिए। लगभग 93 से 95 ऐसे कुछ वीडियोस है उसमें, हर वीडियो में एक कंसेप्ट है। तो आई विल रिकमेंड टू यू कि फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास की एनसीईआरटी की मेरी प्लेलिस्ट जरूर देखिए, आपको उसमें काफी कुछ जानने को मिलेगा। ओवरऑल क्लाइमेटोलॉजी कैसे काम करती, फिजिकल ज्योग्राफी कैसे काम करती, सब समझ में आ जाएगा। तो लो प्रेशर सिस्टम, हाई प्रेशर सिस्टम, ये सब चीजें आपको अजीब नहीं लगेंगी। यहां पे एक वजह और बताई जा रही है, निगेटिव इंडियन ओशन डायपोल। अभी इसका क्या लॉजिक है निगेटिव इंडियन ओशन डायपोल? देखिए, इंडियन ओशन डायपोल का मतलब ये होता है, दो होते हैं इसके फैसेट्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो मान लो ये हमारा भारत है, इधर है आपका इंडियन ओशन, इधर भी है आपका इंडियन ओशन। तो एक तो हो गया आपका ईस्टर्न इंडियन ओशन, एक हो गया आपका वेस्टर्न इंडियन ओशन। कभी ईस्टर्न इंडियन ओशन गर्म हो जाता है, वेस्टर्न इंडियन ओशन ठंडा हो जाता है। कभी वेस्टर्न इंडियन ओशन गर्म हो जाता है, ईस्टर्न इंडियन ओशन ठंडा हो जाता है। तो इस साल है आपका निगेटिव इंडियन ओशन डायपोल। निगेटिव इंडियन ओशन डायपोल का मतलब क्या हो गया? ड्यूरिंग अ नेगेटिव फोर्स फेज वाटर इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन नियर इंडोनेशिया। तो ये वाला जो पानी है ये भाई वार्मर देन नॉर्मल होता है, ज्यादा गर्म हो जाता है, और वेस्टर्न इंडियन ओशन हो जाता है ठंडा। और वेस्टर्न इंडियन ओशन ठंडे होने की वजह से इंडियन पेनिनसुला के ऊपर बारिश हो जाती है कम। आप बोलोगे ये कैसे हुआ सर? तो यहां देखिए, ये दिख रहा है आपको इंडिया, इधर दिख रहा है आपको ईस्टर्न इंडियन ओशन, इधर दे रखा है आपको वेस्टर्न इंडियन ओशन। अब आपको पता होना चाहिए कि वेस्करीन हाई के पास से हवाएं कुछ ऐसी चलती हैं, इक्वेटर को जब क्रॉस करती हैं आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, तो वो कोरियालिस फोर्स से राइट घूम जाती हैं और हमारे इंडिया के वेस्टर्न एज पे हिट करती हैं। नहीं समझ में आया? 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी किताब देखो। अब ये जो हवा का मूवमेंट कुछ इस प्रकार से है ना, इस प्रकार का हवा का मूवमेंट होता है जब आपके इंडियन ओशन के ऊपर लो प्रेशर बनता है। मैं आपको फिर से यहां पे फिगर ड्रॉ करके बताता हूं। तो ये रहा इंडिया, यहां पे आपका ओशन है, यहां जब तक लो प्रेशर नहीं बनेगा ना तब तक हवाएं इस तरफ खींचेंगी नहीं। इंटेंस लो प्रेशर बनता है आपका मॉनसून से पहले, कहां पे? हमारे वेस्टर्न इंडियन ओशन में, तभी तो हवा इंडियन लैंडमास की तरफ खींचती है। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है जहां पे मैं डॉट्स लगा रहा हूं, यहां पे बनता है लो प्रेशर। अब समझिए, जब वेस्टर्न इंडियन ओशन ठंडा हो गया तो लो प्रेशर कैसे बनेगा? अरे लो प्रेशर तो गर्मी के साथ एसोसिएटेड होता है ना। और यहां पे इंडियन ओशन डायपोल में वेस्टर्न इंडियन ओशन ठंडा हो रहा है, तो चूंकि वेस्टर्न इंडियन ओशन ठंडा हो रहा है, लो प्रेशर यहां बन नहीं रहा है, लो प्रेशर बन नहीं रहा है, तो इंडियन लैंड मास की तरफ हवाएं खींचेंगी नहीं, तो मॉनसून कमजोर पड़ जाएगा इंडिया के ऊपर। और यही होता है नेगेटिव फेज में। इस साल नेगेटिव फेज बताया जा रहा है, इसलिए इंडिया के ऊपर जो मॉनसूनल बरसात हुई है वो कम हुई है। जीएस पेपर 1 इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना में ये न्यूज आपको काम आएगी। देखिए, कल गणेश चतुर्थी था तो आज एडिटोरियल डिस्कशन नहीं आया है, तो एडिटोरियल्स में कोशिश करूंगा कि इंडियन एक्सप्रेस के कुछ अलग से आपके लिए बता दूं, लेकिन अपने मेंबर्स का स्वागत यहीं पे कर लेते हैं। देखते हैं वो किसने किसने ज्वाइन किया है। तो गौरव शर्मा ने हमको ज्वाइन किया है, AV29 स्टूडियो ने हमको ज्वाइन किया है, फिर आकांक्षा रजावत ने हमको ज्वाइन किया है, फिर द थग लाइक ने हमको ज्वाइन किया है, नीरजा चुग ने हमको ज्वाइन किया है, विपुल पांडे ने हमको ज्वाइन किया। विपुल पांडे का ये सेकंड मंथ है एज ए मेंबर। वेलकम बैक विपुल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
अनेशा दास ने हमको ज्वाइन किया है, आकाश कुमार ने हमको ज्वाइन किया। आकाश कुमार का ये 9th मंथ एज अ मेंबर। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक आकाश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इतने लंबे समय से जो भी मेरे स्टूडेंट्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिकली हेल्पफुल। देखिए हेल्पफुल सब हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, बट जो 8 मंथ्स 9 मंथ से मेंबर है तो उसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स बोलूंगा। थैंक यू सो मच आकाश। फिर हर्ष जायसवाल ने हमको ज्वाइन किया है। उसके बाद 98_VB ने हमको ज्वाइन किया। 98_VB का ये 2nd मंथ एज अ मेंबर। वेलकम 98_VB, आपका जो भी नाम है यहाँ पे यही लिखा है तो मैं बोल रहा हूँ। तो 98_VB 2nd मंथ एज अ मेंबर। हर्ष जायसवाल, स्पेशल थैंक्स टू आकाश कुमार, 9 मंथ्स एज अ मेंबर। थैंक यू सो मच आकाश फॉर ज्वाइनिंग। अनेशा दास, विपुल पांडे 2nd मंथ एज अ मेंबर। नीरजा चुग, द थग लाइक, आकांक्षा रजावत, AV29 Studio and Gaurav Sharma. I welcome you all guys and girls for joining my channel. Thank you so much for the consistent support. This is specifically helpful इसलिए मैं हर दिन की वीडियो में अपने मेंबर्स का स्वागत करता हूँ। एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, कल ही मैंने अपने मेंबर्स ओनली एक वीडियो बनाई है, तो सिर्फ मेंबर्स के लिए चाइना एंड ताइवान रिलेशंस डिकोडेड करके एक वीडियो है, आपको मेंबरशिप टैब में मिल जाएगी। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं। ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे। देखिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने लेटेस्ट सर्वे करवाया है, ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे। ये किस पीरियड में करवाया गया है? पर ये जनवरी टू दिसंबर 2019 एज अ पार्ट ऑफ 77th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। आपको पता है कि नेशनल सैंपल सर्वे अक्सर कर होता रहता है। 77वां जो नेशनल सैंपल सर्वे हुआ उसमें ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे करवाया गया। देखिए सारे नेशनल सैंपल सर्वे में ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे नहीं कराया जाता है, कुछ सिलेक्टेड में करवाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब एनएसएस 26 राउंड हुआ था 1971 से 72 का, तब नेशनल सैंपल सर्वे के अंदर ये ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे कराया गया था। फिर 37th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे में कराया गया था ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे। फिर 48th राउंड में, 59th राउंड में, 70th राउंड में और अब 77th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, इसमें कराया गया है ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे। किस पीरियड के लिए? जनवरी टू दिसंबर 2019। बोलोगे है क्या सर ये? तो डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे का ऑब्जेक्टिव है टू कलेक्ट बेसिक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द हाउसहोल्ड्स ऑन 30/6/2018। 30/6/2018 को हमारे देश में जो हाउसहोल्ड्स हैं उनके एसेट्स क्या है, उनके लायबिलिटीज क्या है। आप बोलोगे एसेट्स और लायबिलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कोई घर खरीद रखा है, घर की ओनरशिप आपके पास है, तो वो क्या है? वो आपका एसेट है। और अगर मान लो आपने उधार उठा रखा है और वो उधार आपको चुकाना है इंटरेस्ट के साथ, तो वो क्या है? तो लायबिलिटी है। तो इस प्रकार से कितने एसेट्स है लोगों के पास, कितनी लायबिलिटी है, प्लस इस सर्वे में ये भी पता किया गया कि हाउसेस का कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अब तक आपको पता चल जाना चाहिए जो भी मेरी रमेश सिंह की वीडियोस देख रहे हैं, हालांकि मैं रेवेन्यू कैपिटल आज ही रमेश सिंह में कवर करूंगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो जो आपके एसेट्स बनाने में काम आएगा। तो ये एग्रीकल्चरल ईयर 2018-19 जुलाई से जून में किसने कितनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाई, फार्म बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया, नॉन फार्म बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया, इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट जो आपके प्रोडक्टिव एसेट्स को बनाता है, इसको आप बोलते हो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये जो सर्वे है आपका नेशनल सैंपल सर्वे के अंदर, ये जो ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे कराया गया, नेशनल सर्वे बहुत बड़ा है, इसके अंदर एक ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे भी है। तो ये 5940 विलेजेस में है, 69,455 हाउस होल्ड्स को कवर किया गया है रूरल सेक्टर में, 3,995 ब्लॉक्स को कवर किया गया है जिसमें 47,006 हाउस होल्ड्स हैं। तो समझिए 5,940 विलेजेस, 69,455 हाउस होल्ड्स गांव में रूरल सेक्टर में, और 3,995 ब्लॉक्स विद 47,006 हाउस होल्ड्स अर्बन सेक्टर में। तो अच्छे खासे अर्बन सेक्टर में लगभग 47,000 घर और रूरल सेक्टर में लगभग 70,000 घरों में ये सर्वे कराया गया। तो बहुत मेजर स्केल पे सर्वे करवाया गया है। और इस ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे में ये पैरामीटर्स इकट्ठे किए गए। पहला तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो एज ऑन 30 जून 2018 इन हाउस होल्ड्स के पास कितने फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स हैं। दूसरा इंसिडेंस ऑफ इंडेप्टेडनेस, 30/6/2018 को किस हद तक उधार में डूबे हुए हैं घर। फिर एवरेज अमाउंट ऑफ डेप्थ, भाई 30/6/2018 को कितना आप कह सकते हो एवरेज अमाउंट ऑफ डेप्ट है। इंसिडेंसेस ऑफ डेप्थ मतलब कितने परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड उधार के अंदर है, और जो भी परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड उधार के अंदर है, एवरेज उधार कितना है। और एवरेज फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, अपने एसेट्स को बनवाने में, घर बनवाने में, अपने बिजनेस में उन्होंने 1/7/2018 से लेके 30 जून 2019 के बीच में कितना पैसा खत्म किया।
तो इन सब चीजों को यहाँ पे ओवरऑल इस ऑल इंडिया डेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे 2019 में कवर किया गया है। इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। डिटेल्ड जो पॉइंट्स है वो एक अलग वीडियो में विनीत सर आपको समझाएंगे। तो जो एवरेज आउटस्टैंडिंग लोन है पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड, ये 57.7% बढ़ा है। अगर आप 2013 में बात करो तो पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड जो लोन था वो 47,000 था 2018 में। इसके 5 साल बाद जब 2018-19 में ये ऑल इंडिया डेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे कराया गया तो पता चला कि पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड जो लोन अमाउंट है वो बढ़ गया 57.7%। तो पहले अगर हाउस होल्ड 47,000 के लोन में डूबे थे ऑन एन एवरेज, तो अब 2018-19 में वो 74,121 के लोन में डूबे थे ऑन एन एवरेज। फिर ये जो फाइंडिंग्स है ना सर्वे की, इसको बोला गया सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स एंड लैंड होल्डिंग्स ऑफ हाउस होल्ड्स इन रूरल इंडिया 2019। इसको मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स ने रिलीज किया है। इनका ये बोलना है कि एवरेज मंथली इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, तो अलग अलग सोर्सेस से जो यहाँ पे हाउस होल्ड्स की मंथली इनकम है वो भी 59% बढ़ी है। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ गलत है, कुछ चीजें अच्छी भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2012-13 की बात कर लो तो 2012-13 में पर हाउस होल्ड जो इनकम थी एवरेज वो थी आपकी 6,426, ये 59% बढ़ी है। और 2018-19 में ये इनकम हो गई है ₹10,218। ठीक है भाई, तो मतलब यहां पे एवरेज हाउस होल्ड इनकम भी बढ़ी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगर आप मंथली वेजेस की बात करें तो मंथली वेजेस इंडिविजुअल के बेसिस पे देखा जाए तो 2013 में 2,071 थे और 2018 में हो गया 4,063। तो 50% से आप कह सकते हो कि ज्यादा का इंक्रीमेंट है, ज्यादा मंथली। तो मंथली वेजेस में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है। 2013 में मंथली वेजेस 2,071 थी, 2018 में पहुंच गई आपकी 4,063। इसको आप इंडिविजुअल के लेवल पे बोल सकते हैं। हाउस होल्ड के लेवल पे 2012-13 में 6,426 थी और 2018-19 में 10,218 हो गई है। गॉट इट। जनरल स्टडीज पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में। भाई वीडियो पे लाइक का बटन दबा दो अगर अब तक नहीं दबाया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। लाइक बटन जरूर दबा दो, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा। चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्लस रेलवे के मॉडर्नाइजेशन को लेके एक आप कह सकते हैं न्यूज है। हीराखंड एक्सप्रेस विद मॉडर्न लिंक के हॉफमैन बश कोचेस, LHB कोचेस, LHB कोचेस रेलवे मॉडर्नाइजेशन में। ये LHB कोचेस अपने दिमाग में रख लो, चेप देना जब भी कोई रिलेटेड क्वेश्चन आए। फुल फॉर्म है लिंक हॉफमैन बुश कोचेस। देखिए रेलवे मिनिस्टर ने फ्लैग ऑफ किया है मॉडर्न LHB रेक ऑफ ट्रेन 08445 08446। ट्रेन नंबर होता है आपको पता ही है, तो 08445 जाने का या आने का 08446। भुवनेश्वर, जगदलपुर और भुवनेश्वर इस रूट पे चलने वाली जो हीराखंड एक्सप्रेस है ना, इसकी जो नई LHB रेक है इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है नई दिल्ली रेलवे भवन से वर्चुअल मोड में। ये जो हीराखंड एक्सप्रेस है 784 किलोमीटर की दूरी कवर करती है भुवनेश्वर टू जगदलपुर और फिर वापस आती है। बीच में 21 इंटरमीडिएट स्टेशन पड़ते हैं जो कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अब इसी हीराखंड एक्सप्रेस में एक LHB कोच लगाया गया जिसको आप बोलते हो लिंक हॉफमैन बश कोचेस। ये जो कोच है ये कंफर्ट और जर्क फ्री जर्नी देगा। ये जो LHB कोचेस हैं ये एंटी टेलीस्कोप हैं, सेफर हैं, लाइट हैं, ज्यादा कंफर्टेबल हैं, हल्के हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। तो अब तक जो कन्वेंशनल कोचेस यूज किए जाते हैं इंडियन रेलवेज में, इनको आप बोलते हो ICF कन्वेंशनल कोचेस। अब इन ICF की बजाय आ रहे हैं LHB कन्वेंशनल कोचेस, लिंक हॉफमैन बुश कोचेस। देखते हैं इन LHB कोचेस में और अच्छा क्या क्या। देखिए इनकी ऑपरेटिंग स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड जा चुकी है, जा सकती है। इनको टेस्ट किया गया है अप टू 180 किलोमीटर पर आवर। इनकी जो लेंथ है इन कोचेस की, कोचेस मतलब पूरा का पूरा ट्रेन का डब्बा होता है ना, लेंथ है 23.54 मीटर, विड्थ है 3.24 मीटर। तो मतलब कि एक कोच में आप ज्यादा लोगों को एकोमोडेट कर सकते हो। ओवरऑल इसकी चौड़ाई भी बढ़ गई है, तो कन्वेंशनल रेक्स के रिस्पेक्ट में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। पैसेंजर कैपेसिटी भी यहाँ पे ज्यादा होगी। जो कोचेस हैं वो स्टेनलेस स्टील से बने हैं और जो इंटीरियर्स हैं वो एल्यूमिनियम से बने हैं। तो कन्वेंशनल ICF कोचेस के रिस्पेक्ट में ये ज्यादा हल्के हैं। इसमें एक एडवांस न्यूमेटिक डिस्क ब्रेक सिस्टम है ताकि हाई स्पीड पे भी एफिशिएंट ब्रेकिंग हो सके। मॉड्यूलर इंटीरियर्स हैं, तो जो लाइटनिंग है उसको सीलिंग में एम्बेड कर दिया गया है।
तो अभी के लिए अगर आप कोचेस देखोगे तो लाइट बाहर की तरफ लटकती नजर आती है। अब आपको कोचेस में लाइट आप कह सकते हो रूफ के अंदर ही दबी हुई मिलेगी, अलग से बाहर लटकती नजर नहीं आएगी, तो तोड़ना फोड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लजेस वाइडर विंडोज हैं तो लगेज रैक्स भी पास में होंगे। एयर कंडीशनिंग सिस्टम इस एलएचबी कोचेस का ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है इसको एक माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल करता है, तो सर्दी के समय पे गर्मी के समय पे एसी का मैनेजमेंट और ज्यादा प्रॉपर तरीके से होगा। साउंड कम आएगी आपको रेक के अंदर। आईसीएफ वाले जो कोचेस होते हैं उसमें 100 डेसिबल्स की साउंड आती है एक ट्रेन के डिब्बे के अंदर, यहाँ पे 60 डेसिबल की साउंड आएगी। हर एलएचबी कोच की कीमत है 15 मिलियन टू 20 मिलियन, मतलब 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए के बीच में। और जो पावर कार है जहां पे जनरेटर रखा रहता है उसकी कीमत आएगी 30 मिलियन यानी 3 करोड़ रुपए। भारत सरकार का टारगेट है कि जितने भी आईसीएफ कोचेस हैं उनकी जगह लगा दो आप एलएचबी कोचेस, बिकॉज दीज एलएचबी कोचेस ज्यादा सेफ है, ज्यादा कंफर्ट है, ओवरऑल आप कह सकते हो कि मॉडर्न है। और मॉडर्निटी को तो वैसे भी हम लोग हर जगह पे अडॉप्ट कर रहे हैं। ये आपको कुछ नजर आ रहे हैं एलएचबी कोचेस। आईसीएफ कोचेस जिसको आप इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बोलते हैं, ये ऑब्वियस ही बात है एलएचबी कोचेस से बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, तो इसीलिए इनको यहाँ पे चेंज करने के ऊपर सरकार इतना फोकस मार रही है। जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवेज में न्यूज आपको काम आएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में क्या क्या हो रहा है, रेलवे मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या हो रहा है, इन सब चीजों में आप ये सब इस इन्फॉर्मेशन कोट कर सकते हो। फिर भाई बहुत सारे एक्टिविस्ट उठ के सामने आ गए हैं जो कि 7 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स है ना उत्तराखंड में जिनको अभी अप्रूवल दिया गया, उसके अगेंस्ट फिर आवाज उठाई जा रही है। तो कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट, हिस्टोरियंस, जियोलॉजिस्ट, इंटेलेक्चुअल सामने आए हैं। उन्होंने यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के सामने फिर से पिटीशन रखी कि जो 7 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को आपने अप्रूवल दे दिया है उत्तराखंड में, इसको अभी के लिए रोको। फरवरी 2021 में रॉक, आइस और डेब्रिस का एक डिवास्टेटिंग फ्लड आया था ऋषिगंगा रिवर में। ये जो फ्लड था वो 520 मेगावाट के तपोवन प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से बर्बाद कर गया था। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को भी पूरी तरीके से तोड़ गया था। उसके बाद आप देखोगे 200 लोगों की जानें भी गई थी। तो इसको लेके ये बोला गया कि भाई उत्तराखंड में जो 49 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनकी क्या वायबिलिटी है। ये तो भाई खड़े खड़ाए मॉन्स्टर बन रहे हैं, एकदम से जान बल्क में जाती है। तो 3 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, पावर मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री, ये सब ओवरऑल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को परमिशन देती है। इनके बीच में एक झड़प सी छिड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला कि अपना व्यू पॉइंट दो कि भाई कौन सा आपका प्रोजेक्ट बनना है, कौन सा प्रोजेक्ट बनना नहीं है, इन्वायरमेंटल साउंड बेसिस पे आप अपना व्यू पॉइंट दीजिए। एफिडेविट फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में इस महीने, और ये बोला गया कि वो 7 प्रोजेक्ट्स जो 50% कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं उनको भाई कंस्ट्रक्ट करना जरूरी है, जिसमें से एक प्रोजेक्ट है 520 मेगावाट का तपोवन प्रोजेक्ट बाय एनटीपीसी। ये वही प्रोजेक्ट है जो कि अभी ये जो ऋषिगंगा रिवर में जो तूफान आया था उसके चलते तबाह हो गया था। तो 520 मेगावाट का तपोवन प्रोजेक्ट पूरा डैमेज हो गया ऋषिगंगा फ्लड्स में, उसके बाद इसको फिर से बनाने की बात की जा रही है। लॉजिक क्या दिया सरकार ने? सरकार ने बोला है कि वो 7 प्रोजेक्ट्स जो 50% ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो गए उनके कंस्ट्रक्शन को मत रोको। इन 7 प्रोजेक्ट्स में कौन कौन सा आता है? तो तेहरी 2 1000 मेगावाट का, तपोवन विष्णुगढ़ 520 मेगावाट का, विष्णुगढ़ पिपलकोटी 444 मेगावाट का, सिंगोली भतवारी 99 मेगावाट, फाटा बियोंग 76 मेगावाट, मधमेश्वर 15 मेगावाट, कालीगंगा 2 4.5 मेगावाट। तो ये कुछ ऐसे 7 प्रोजेक्ट्स हैं जो 50% से ज्यादा कंप्लीट हो चुके हैं। इनको और कंप्लीट करने की बात की जा रही है, इनको बीच में रोकने से मना किया जा रहा है। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने शुरुआत में ओवरऑल इन प्रोजेक्ट्स के लेके थोड़ा सा रिजर्वेशन दिखाया था कि भाई इनको अप्रूव मत करो। ये सब कुछ, ये सारी बातें जो उत्तराखंड के डिजास्टर की है ना, जो 2013 में केदारनाथ फ्लड्स आए तो उसके बाद शुरू हुई। हालांकि फाइनली तीनों मिनिस्ट्रीज तैयार हो गई और बोलो कि भाई प्रोजेक्ट्स बनाओ। अभी ऋषिगंगा में फिर से 2021 में फ्लड आ गया। तो इन सब चीजों को देख के स्पेसिफिकली उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर उंगली उठाई जा रही जो पैराग्लेशियल जोन्स में पड़ते हैं। ये जो 7 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अप्रूव किए गए हैं ना, इसमें तेहरी स्टेज 2 को अगर आप छोड़ दो तो बाकी 6 पैराग्लेशियल जोन्स में पड़ते हैं। अब आप बोलोगे सर ये पैराग्लेशियल जोन क्या होता है? तो अगर आप यहाँ पे तो आपका सामने टेक्स्ट लिख रखा है पैराग्लेशियल, पेरीग्लेशियल, लेकिन आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ देखो, एक होता है ग्लेशियल लैंडस्केप, एक होता है नॉन ग्लेशियल लैंडस्केप। ग्लेशियल लैंडस्केप और नॉन ग्लेशियल लैंडस्केप के बीच का जो ट्रांजिशन होता है ना, उसको पैराग्लेशियल बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर जोन में आपको ग्लेशियल लैंडस्केप दिख रहा है। ग्लेशियर्स हैं, बहुत ऊंचे हैं, बर्फ जमी हुई है, पहाड़ है। अब पहाड़ से आप प्लेन की तरफ चले तो बीच में आपका आया एक ऐसा जोन जहां पे बहुत ज्यादा ढलान है, जहां पे बहुत ज्यादा एकदम कह सकते हैं ना कि नोकिली चट्टाने हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ भी है। तो कोई भी क्लाइमेटिक इवेंट हो या एकदम से लैंडस्लाइड हो तो इस पैराग्लेशियर जोन से बहुत हैवी अमाउंट में डेब्री, आइस, रॉक
नीचे की तरफ खिसकते हुए आएगी और डाउन स्ट्रीम इसको जो कुछ भी मिलेगा उसको तबाह करती चली जाएगी। तो ये जो स्लाइडिंग वाला जोन है ना, पैराग्लेशियल जोन, ये पर्टिकुलर जोन बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि यहां पे ग्लेशियर रिट्रीट कर रहा है और ग्लेशियर से आप नॉन ग्लेशियल लैंडस्केप्स में घुस रहे हो। उसके बाद आप पेरीग्लेशियल में पहुंचते हो। पेरीग्लेशियर फिर भी ठीक है, वहां पे भी डेंजर है, बट ग्लेशियल और नॉन ग्लेशियल के बीच में ये जो पैराग्लेशियल है दैट इज मोस्ट डेंजरस, क्योंकि ये ग्लेशियर जितना स्टेबल नहीं है, यहाँ पे बर्फ रिट्रीट कर रही है। इस पर्टिकुलर जोन में हमेशा चांसेस होते हैं कि आइस, रॉक, डेब्री बहुत स्पीड में बहता हुआ आएगा और रास्ते में जो कुछ भी आएगा बहाता ले जाएगा। तो जो 7 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, वो 7 प्रोजेक्ट्स के नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनमें से एक टेहरी 2 को छोड़ दो तो बाकी 6 के 6 पैराग्लेशियल जोन में है और ये पैराग्लेशियल जोन कभी भी बवाल मचा सकता है। तो बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट और जो इकोलॉजिस्ट हैं वो आके फिर से सरकार से अपील कर रहे हैं कि भाई इन प्रोजेक्ट्स को आप अप्रूवल मत दो। जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट कंजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में न्यूज काम आएगी। फिर भाई इंडियन सिटीजन्स पोर्तुगीज रिपब्लिक में जाके काम कर सके, इसके लिए यूनियन कैबिनेट ने बोला है कि भाई एक एग्रीमेंट साइन किया जाएगा इंडिया और पुर्तगाल के बीच में, जिससे इंडियंस आसानी से जाके जो पुर्तगाल यूरोपियन कंट्री है वहां पे जाके काम कर सकते हैं। इसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सेटअप किया जाएगा ऑफ पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पुर्तगाल। हुआ यह था कि कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद यूरोपियन कंट्रीज से बहुत सारे इंडियंस को वापस आना पड़ा। अब ये इंडियन वापस जाके वहां पे काम कर सके, इनके लिए आसानी हो काम करने के लिए, हमारे स्किल्ड इंडियन वर्कर्स और प्रोफेशनल्स को वहां जाने में प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है। इंडिया पुर्तगाल के रिलेशंस की बात की जाए तो उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले। 1949 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश हुए थे, लेकिन बायलैटरल रिलेशंस खराब हो गए। आपको पता है कि जो गोवा, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली वाला इलाका था, पुर्तगाल की सरकार के अंदर था। भारत सरकार ने बोला ये हमारा है, पुर्तगाल ने बोला हम मना नहीं करेंगे। लेकिन 1955 में आप कह सकते हो कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस कट ऑफ हो गए इंडिया पुर्तगाल के बीच में। हमारी मिलिट्री फोर्सेस ने गोवा को लिबरेट करा लिया 1961 में थ्रू ऑपरेशन विजय। आप कह सकते हो कि 450 साल का पोर्तुगीज रूल यहाँ पे खत्म हो गया और गोवा इंडिया का पार्ट बन गया। 1974 में इंडिया और पुर्तगाल ने फिर से एक एग्रीमेंट साइन किया, जहां पे पुर्तगाल ने बोला कि ठीक है भाई, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली आपका है, बस आप यहाँ की कल्चरल हिस्ट्री को बचा के रखिए, प्रिजर्व करके रखिए। और इंडिया वैसे भी कल्चरल हिस्ट्री को तबाह करता नहीं, हम पाकिस्तान नहीं है कि पुरानी कल्चरल हिस्ट्री को बर्बाद करने को उतर आए। तो इंडिया ने बोला कि जी हाँ भाई, आपकी कल्चरल हिस्ट्री बचा के रखेंगे। आज भी आप गोवा, दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली में जाएंगे, आपको वहां पे पोर्तुगीज कल्चर नजर आएगा। आप बोलते हैं ना कि गोवा का एनवायरमेंट ही अलग है, वो इसलिए अलग है क्योंकि वहां पे पोर्तुगीज कल्चर है, वहां की जो बिल्डिंग्स है वो पोर्तुगीज कल्चर पे बेस्ड है, वहां के जो लोगों का रहन सहन है वो भी आज की डेट में बहुत हद तक पुर्तगाल के साथ एसोसिएटेड है। और उसको भारत सरकार ने जबरदस्ती चेंज करने की कोशिश नहीं की है। हमने हर जगह पे अपनी कल्चरल हिस्ट्री को कंजर्व करके रखा है। तो 31 दिसंबर 1974 को डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया पुर्तगाल के बीच में फिर से शुरू हो गए। 1974 के बाद आप कह सकते हो कि एक्टिवली हम लोगों ने कोऑपरेट किया इंडिया पुर्तगाल ने एक दूसरे के साथ। अक्टूबर 2005 में तो पुर्तगाल ने अबू सलेम और मोनिका बेदी को भी वापस भेज दिया था, क्योंकि उनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस थे। अबू सलेम के ऊपर चार्जेस थे और मोनिका बेदी इनकी गर्लफ्रेंड थी, तो वापस भेज दी। हालांकि पुर्तगाल ने एक शर्त भी लगाई थी कि आप अबू सलेम को फांसी नहीं देंगे। और फाइनल न्यूज, 9/11 20 ईयर्स एनिवर्सरी। भाई इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस, टीएस तिरुमूर्ति, इन्होंने एक विजिट दी और बोला कि भाई ये 9/11 की 20 साल की एनिवर्सरी है, हम उस काले समय को याद करते हैं। मैं आपको बता दूं कि 9/11 के ऊपर मैं आज आपके लिए एक वीडियो भी लेके आने वाला हूं। ओवरऑल इस पर्टिकुलर इवेंट की बात की जाए तो आपको पता ही है कि 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ था। 3 एयरक्राफ्ट क्रैश किए गए थे, चौथा एयरक्राफ्ट एक जाके फील्ड में गिर गया था, 2 तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाके क्रैश हुए थे और एक पेंटागन में जाके क्रैश हुआ था, जो कि यूएस का मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है। तो उसके बाद बहुत सारे डिटेंशन हुए थे। जो न्यूयॉर्क मूवी आई है जॉन अब्राहम और कैटरीना कैफ की, उसमें देखा भी है कि कैसे बहुत सारे सस्पेक्ट्स को पकड़ पकड़ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया गया, बहुत गलत तरीके से उनकी वो हुई, डिटेंशन हुआ। तो जो गुआंटानामो बे डिटेंशन सेंटर है, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चले थे 9/11 के, वहाँ पे जो लोग बंद हैं उनको किस प्रकार से छोड़ा जाएगा। ओवरऑल जो यूएस बेस है क्यूबा में, जिसको जनवरी 2002 में खोला जाता है, इसको कैसे बंद किया जाएगा। तो कुल मिला के 9/11 को याद किया जा रहा है। यहाँ पे जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे आपके इन्वेस्टिगेशन के, उनको भी यहाँ पे डीक्लासिफाई करने की मुहिम छेड़ दी है जो बाइडेन ने। कुल मिला के जो 19 अलकायदा के टेररिस्ट थे जिन्होंने अटैक किया था, इसमें 15 सऊदी अरेबिया के थे, इजिप्ट के थे बाकी। तो इन्होंने ट्रेनिंग ली थी, इन्होंने यूएस में ही आके आप कह लीजिए कि कॉमर्शियल फ्लाइंग की ट्रेनिंग ली और उसके बाद यूएस के ही
जो हवाई जहाज थे उनको हाईजैक किया और जाके यूएस की बिल्डिंग में घुसेड़ दिया। 2977 लोगों की जान गई थी, 25,000 इंजुरीज, $10 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी डैमेज। आप कह सकते हो कि वन ऑफ द बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक्स इन ह्यूमन हिस्ट्री। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो आज मैं आपको जल्दी अवेलेबल करवा दूंगा। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और टेररिज्म में न्यूज आपको काम आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। आई होप आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर से आपको कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, टेक केयर।